नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना के इस एजुकेशनल मंच पर। मित्रों, आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं रीतिकाल के प्रमुख परीक्षा उपयोगी 30 प्रश्नों के संकलन के साथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बनाया गया है और यह पीछे होने वाली नेट, जेआरएफ तथा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी इनके आने की प्रबल संभावना है। और मित्रों, यह कहीं के लिए हुए प्रश्न नहीं है, यह स्वयं के बनाए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन्हें अवश्य ही पढ़ें और जो ना समझ में आए उनको लिख लें और पुनः अध्ययन करें और करते रहें, लगातार पढ़ते रहें और अपनी परीक्षा को मजबूत करते रहें। तो चलिए अधिक बातें न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी पर। प्रश्न नंबर एक है, बिहारी सतसई पर लिखी फारसी टीका का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई पर फारसी टीका लिखी थी आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगेज सतसई के नाम से। फिरंगेज सतसई बिहारी सतसई पर लिखी फारसी टीका है। मित्रों, आपको बता दें कि रीतिकाल की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई और सर्वाधिक टीका लिखे जाने का जो पुरस्कार है वह बिहारी सतसई के ही नाम जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इनको कहीं कहीं पे राम शंकर भी कहते हैं और रमाशंकर भी इनका नाम है। रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम है। अगला प्रश्न नंबर 3, उस रीतकालीन कवि का क्या नाम है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। यह रचना है बिहारी लाल जी की, कविवर बिहारी लाल जी की, बिहारी सतसई। यह ऐसे एकमात्र कवि हैं बिहारी लाल जी जो कि एकमात्र रचना बिहारी सतसई को करके अमर हो गए हैं। हिंदी साहित्य में इनके जैसा कवि दूसरा नहीं हुआ और यह रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो उस रीतकालीन कवि का नाम है बिहारी लाल जो अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई को करके हिंदी साहित्य में अमर हो गया। प्रश्न नंबर 4, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपरोक्त कथन है भूषण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, कुलपति मिश्र की कौन सी रचना है जो कि मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है? तो कुलपति मिश्र की रचना, मित्रों ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसमें प्रश्न होना चाहिए कुलपति मिश्र की कौन सी रचना मम्मट के रचना का छायानुवाद है, रस रहस्य। यहाँ प्रश्न में ही आंसर दे दिया गया है, तो इसका होगा रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य में मम्मट की रचना का प्रभाव पड़ा है। मम्मट की रचना है काव्य दर्पण। अगला प्रश्न, और अधिकतर जितने भी रीतिकालीन कवि हुए हैं वो सब जो संस्कृत के कवि और आचार्य थे उनसे प्रभावित होकर रचना करते थे। जैसे कि केशवदास जी ने दंडी और मम्मट आदि कवियों से, मम्मट से तो नहीं पर दंडी, भामा आदि अलंकारवादी कवियों से बहुत कुछ लिया है। अगला प्रश्न नंबर 6, कवि रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? तो कवि रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी है और यह मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे और यह मुसलमान होते हुए भी रीतकाल की श्रृंगार परंपरा के बेजोड़ कवि रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, कवि बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई की प्रथम टीका किसने लिखी? तो बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई की प्रथम टीका उनके दत्तक पुत्र कृष्णलाल कवि ने लिखी है। कृष्ण कवि उनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं और उन्होंने इनकी पहली टीका लिखी, वो भी सवैया नामक छंद में और ब्रज भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न नंबर 8, भाव का बहुत उत्कर्ष और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता।
कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपरोक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बिहारी लाल जी के लिए। और अगला प्रश्न, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है? तो साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है घनानंद जी को, और ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनकी रसिकता और रचनाओं की सरिस्ता और मार्मिकता को देखकर इनको साक्षात रस मूर्ति का अवतार माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है, किस कवि का है? तो उपरोक्त कथन है भारत के डिप्टी राष्ट्रपति डिप्टी राष्ट्र कवि, राष्ट्रपति नहीं, डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी ने उपरोक्त कथन कहा है घनानंद जी के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, श्रृंगार लतिका तथा श्रृंगार बत्तीसी रीतकालीन किस कवि की रचना है? श्रृंगार लतिका तथा श्रृंगार बत्तीसी किस रीतकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं हैं द्विजदेव की। द्विजदेव जिनका कि मूल नाम था महाराजा मान सिंह, और यह अयोध्या के महाराज थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रीतकालीन रीति मुक्त कवि बोधा का वास्तविक नाम क्या था तथा यह किसके दरबार में रहते थे? तो रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में बोधा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और यह थे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबार में रहते थे, और इनका वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, और यह पन्ना नरेश खेत सिंह के राज दरबार में रहते थे, और इनको उनकी दरबार की गणिका जो थी उसी से प्रेम हो गया था। सुभान नाम की गणिका से इनको प्रेम हो गया था, और जिसके चलते राजा इनसे नाराज हो गए थे और इनको देश निकाला भी दे दिया था। पर पुनः वापस आए और उतने में ही इन्होंने विरह वारिस नामक रचना रची और राजा को सुनाया, और राजा ने इनसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा या कुछ मांगने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा सुभान अल्लाह, और सुभान नामक गणिका इनको दे दी गई, और यह अच्छे से अपना जीवन उन्हीं के दरबार में व्यतीत करते रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में ठाकुर नाम के कितने कवि माने हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर नाम के 3 कवि माने हैं। तो सबसे पहले हैं असली ठाकुर, प्राचीन ठाकुर, दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर, और तीसरे हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। और ये जो ठाकुर बुंदेलखंडी है इनका ही रीतिकाल में वर्णन किया गया है। जो इनकी रचनाएं ठाकुर ठसक मिलती है यही ठाकुर है तीसरे ठाकुर, जो कि ठाकुर बुंदेलखंडी है। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रीति मुक्त प्रमुख कवि घनानंद जी हैं, और जिनको कि अभी प्रेम की साक्षात रस मूर्ति कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे के प्रश्न में हमने अभी इसका वर्णन किया है, इसकी चर्चा की है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, कृपा कंद, रस केलिवल्ली और सुजान सार, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ठाकुर ठसक नामक रचना किसकी है? तो ठाकुर ठसक नामक रचना है ठाकुर बुंदेलखंडी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, अर्थ शब्द ताको कवित विबुध कहत सब कोई। उपरोक्त रीत निरूपक पंक्तियां किस कवि की हैं? तो उपरोक्त रीति निरूपक पंक्तियां हैं आचार्य चिंतामणि जी की। रीति निरूपक पंक्तियां आचार्य चिंतामणि जी की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है तथा किस कवि के लिए है? तो उपरोक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और उन्होंने यह कहा है द्विजदेव जी के लिए। और सेनापति के समान द्विजदेव का भी प्रकृति वर्णन अनुपम और अद्वितीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो पहले ब्राह्मण था और बाद में मुसलमान हो गया? तो
बहुचर्चित प्रश्न है ये। रीतिकाल में आलम ऐसे कवि थे जो जाति के ब्राह्मण थे, परंतु बाद में शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके यह मुसलमान हो गए और इनका हिंदू नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है और ये आलम के नाम से ही जाने जाते हैं। और ये जो शेख नाम की रंगरेजिन थी, यह बहुत ही चतुर और कुशाग्र बुद्धि महिला थी और यह स्वयं भी कविताएं लिखती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपरोक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और यह कथन उन्होंने घनानंद जी के लिए कहा है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रीतकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है? तो रीतकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा है बच्चन सिंह जी ने। बच्चन सिंह आधुनिक काल के प्रमुख आलोचक हैं। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए, निपुण कर्म कवि जोते ही काव्य कहत सब कोई। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रीतकालीन कवि की हैं? तो उपरोक्त रीति निरूपक पंक्तियां हैं सुरति मिश्र जी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपरोक्त कथन है सर जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन भी हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक रहे हैं और यह साहित्यकार भी रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक भी रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कविकुल कंठाभरण नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? तो कविकुल कंठाभरण नामक रचनाओं के रचनाकार हैं दूल्ह कवि। दूल्ह कवि ने कविकुल कंठाभरण नामक रचना याद की है। तो मित्रों, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कंठा दूल्हा पहनता है, तो दूल्ह कवि की रचना है कविकुल कंठाभरण। और कविकुल कंठाभरण से मिलती जुलती बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप इनको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि कौन सी रचना किस कवि की है। जैसे राजा भोज की रचना है सरस्वती कंठाभरण, तो कंठाभरण बहुत सारी रचनाओं में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, अलंकार चंद्रोदय नामक प्रसिद्ध रचना किस कवि की है? तो अलंकार चंद्रोदय नामक रचना है रसिक सुमति जी की। रसिक सुमति जी की रचना है अलंकार चंद्रोदय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, रीतकाल की वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रीतिकाल के कवि भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक। और मित्रों, रीतिकाल जैसे घोर श्रृंगारी युग में इन्होंने वीर रस की गंगा बहाई और प्रमुख वीर रस के कवियों में अपना नाम उल्लेखित करवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वर वधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन तथा कालिदास हजारा जैसी प्रसिद्ध रचना किस कवि की हैं? तो यह प्रमुख रचनाएं हैं रीतकाल के प्रसिद्ध कवि कालिदास त्रिवेदी की, जिसमें से इनकी कालिदास हजारा नामक रचना, तो जिसमें कि उन्होंने हजार कवियों का वर्णन किया है, अपने से पहले के 1000 कवियों का वर्णन किया है और उनके बारे में बताया कुछ जीवनी जैसा, तो इसका नाम कालिदास हजारा रखा। और इसी ग्रंथ को आधार लेकर रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में इससे महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन किया है और इससे पहले शिव सिंह सेंगर जी ने भी इससे महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन किया है। तो यह रचना हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और वर वधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन आदि प्रसिद्ध रचनाएं कालिदास त्रिवेदी जी की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से की? तो मित्रों, बिहारी सतसई ऐसी प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है जिसकी की टीका आधुनिक काल में भी लिखी गई और उस पर अत्यधिक टीका लिखी गई, 25 से भी अधिक। यदि रामचरितमानस के बाद कोई ऐसी रचना है जिसकी सर्वाधिक टीका लिखी गई तो वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की टीका लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से लिखी है और यह ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। उपरोक्त सरस पंक्ति किस कवि की है? तो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं देव कवि की। देव कवि अपने आप में बहुत ही बेजोड़ रचनाएं
लिखते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियां रीति मुक्त कवि बोधा की हैं। बोधा ने इश्क को, प्रेम को तलवार की धार पे धावनो माना है, तलवार की धार पे दौड़ना माना है। और इसके विपरीत घनानंद जी ने कहा है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यधिक सीधा और स्नेहपूर्ण बताया है। और उसके विपरीत बोधा जी ने बताया है यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो प्रेम में तलवार की धार पे दौड़ना और समर्पण दोनों भावनाएं मिलती हैं। ऐसे महान कवियों की महान रचनाएं हैं। अगला प्रश्न और हमारे प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं तथा इन्हें किसने पूरा किया? तो उपरोक्त महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रीति मुक्त कवि आलम की, तथा यह पंक्तियां उनकी पत्नी शेख नामक रंगरेजी ने पूरा की। उनकी पत्नी का क्या नाम था? शेख। शेख जो कि मुसलमान थी और अंग्रेजी यानी वस्त्रों को रंगने का काम करती थी। और मित्रों, आलम जी का और उनकी पत्नी शेख का मिलन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यह रंगरेजिन थी और शेख जी ने एक बार अपनी पगड़ी रंगने को दी। रंगरेजिन शेख को आलम जी ने अपनी पगड़ी रंगने को दी और उसमें कोने में एक छोटा सा कागज था जिसमें कि उपरोक्त पंक्ति लिखी हुई थी, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन। और उसको रंगरेजिन शेख ने खोला, पढ़ा और उसने उसमें लिख दिया, कटि को कंचन काट विधि कुचन बीच धर दीन। और उसको पुनः वापस उसी तरह बांध दिया। और वह जब पंक्ति आलम जी ने देखी और वह उससे अत्यंत प्रभावित हुए और उसने शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर लिया और आजीवन मुसलमान बनकर रहे। और यह रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। और इनके यह बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और शेख के साथ इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मुसलमान बन के काट दिया। इनके एक पुत्र भी हुआ और ऐसा माना जाता है कि शेख भी रचनाएं रचती थी और अधिकतर रचनाएं रचने में शेख इनका महत्वपूर्ण सहायता किया करती थी। तो यह रही हमारी 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इनका स्वरूप मित्रों वन लाइनर बनाया गया है। वन लाइनर प्रश्नों से हमें कम समय में अधिक तथ्यों का ज्ञान होता है, पर यदि आप चाहते हैं कि इनका स्वरूप बहुविकल्पीय किया जाए तो आप हमें अपना सुझाव देंगे तो हम उस पर भी विचार करेंगे। और मित्रों, यदि आपको यह प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, पढ़ते रहिए। और मित्रों, आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए और पढ़ते रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, परीक्षा को अपनी मजबूती से तैयार करते रहिए। तो फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।